नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार द्विवेदी। सर, आज अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो चर्चा है वो चुनाव को लेकर है। चुनाव की घोषणा हो गई है, आचार संहिता लग चुका है। ऐसे में अब जो आने वाले 1-2 महीने हैं वो पूरी तरीके से चुनावी समर का मौसम होगा। ऐसे में अब आगे आप क्या देखते हैं? देखिए अंकित जी, पहले तो आप क्योंकि सीधा बिहार से जुड़ रहे हैं तो आज मैं आपका स्वागत करता हूँ और खास तौर पर ये जो चुनाव की तिथियां हैं इसका ऐलान हो गया है और ये तिथियां जो हैं बड़ी शुभ तिथियां हैं क्योंकि हमारे देश में जो चुनाव है एक वो हुँ, महापर्व की तरह होता है, लोकतंत्र का पर्व है। तो लोकतंत्र के पर्व की शुभ तिथियां आ चुकी हैं और अब जो हमारे देश का भाग्य विधाता मतदाता है वो अपनी नई सरकार चुनेगा और जो नई सरकार है, वो जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगी या खरा उतरेगी। बिल्कुल। जैसा हमारे राजनीतिक दल तमाम तरह के वादे कर रहे हैं, कितना अपने वादों पर खरे उतर पाएँगे, अगले 5 साल में हम देखेंगे। लेकिन चुनावी समर जो है, उसके लिए सभी जो नेता हैं, पिछले कुछ समय से लगातार तैयारी कर रहे थे। आपने देखा कि बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं, अपनी 2-2 3-3 सूचियाँ उम्मीदवारों की जारी कर भी चुके हैं। और अब हुँ, हुँ। चूँकि तारीख आ गई है तो जो फ़ेज़ वाइज़ इलेक्शन है उसके तहत जहाँ कहीं सूची नहीं आई है उसके लिए सूचियाँ आ जाएँगी। अब उस काम में और तेज़ी आएगी क्योंकि अब राजनीतिक दलों के लिए जो उम्मीदवार की घोषणा तुरंत कर देना पहली प्राथमिकता होगी। उसके बाद फिर वो अपने चुनाव प्रचार पे निकलेंगे, घोषणा पत्र जो हैं हुँ, वो हुँ। जारी होंगे। जो सुझाव हैं घोषणा पत्रों के लिए वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ले चुकी हैं। तो ये अब हम देखेंगे कि चुनाव प्रचार पर अब जो अगले 2 महीने हैं, उस चुनाव प्रचार में एक-दूसरे पर निशाने साधे जाएँगे। तमाम तरह के वादे किए जाएँगे, लोक लुभावन वादे भी हम देखेंगे घोषणा पत्रों में कि बिल्कुल। कौन कितना चीज़ें मुफ्त का वादा करता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का जो संकल्प लेकर चल रहे हैं, उसके लिए देखना होगा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या वादे होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरा जो अगला यानी कि तीसरा कार्यकाल होगा, वो और भी बड़े फैसलों वाला होगा। तो वो जो और बड़े फैसले होंगे, वो क्या बीजेपी के घोषणा पत्र में परिलक्षित होंगे? क्या बीजेपी उन बड़े हुँ, फैसलों के संकेत अपने घोषणा पत्र में देगी? जैसे 370 राम मंदिर या यूसीसी या सीए का वादा या ट्रिपल तलाक का जो से निजात दिलाने का वादा हुँ, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया था और उन वादों को पूरा किया। तो क्या ऐसी तरह बिल्कुल। से कुछ और बड़े वादे जो वो तीसरे कार्यकाल में करने की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे बड़े वादे उनके घोषणा पत्र में होंगे? वो अगर होंगे तो वो कौन से बड़े फैसले होंगे? और क्या वाक़ई में फिर से जनता जनादेश उनको दे देती है? जनता क्या अब की बार 400 पार का जो नारा है उसको हकीकत बनाती है? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो देखने को मिलेंगे और ये जो चुनाव है मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने जैसा कि आपने पहले भी हमारे दर्शकों को बताया था कि प्रवास साक्षी की चुनावी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो चुनावी यात्रा के ज़रिए हमने जब लोगों के मन को जाना तो हमने ये भी पाया कि ये जो चुनाव है इस बार हार-जीत का चुनाव नहीं है, रिकॉर्ड बनाने का चुनाव है। कई रिकॉर्ड बनाने जा रहा है भारत का लोकतंत्र अगर हुँ, भारतीय जनता पार्टी जैसा कि दावा कर रही है कि वो अधिकांश सीटों पर 50% से ज़्यादा मत लेकर जीतेगी। तो अभी हमने देखा कि जैसे अब कभी होता है कि 35-36% में, कभी 28% में, कभी 40% में सरकार बन जाती है। उतने वोट लेने के लेने वाली पार्टी की सरकार बन जाती है क्योंकि यहाँ पर नंबर हुँ, महत्वपूर्ण है। तो अब देखना होगा कि क्या इस बार का जो चुनाव है, वो चुनाव 50% से ज़्यादा मत हासिल करने वाली पार्टी जीतती है, देखना होगा। ये एक बिल्कुल। अगर बनता है ऐसा रिकॉर्ड तो ये नई बात होगी, बड़ी बात होगी और जिस तरीके से एक इंडिया गठबंधन की तरफ से दम ठोका जा रहा है कि इस बार हम सरकार बनाएँगे, तो ये भी देखना होगा कि क्या जो हमारे देश का मतदाता है, वो एक बार फिर से देश को गठबंधन राजनीति के युग में ले जाएगा या जो हम स्थायी सरकार का एक जो स्पष्ट बहुमत हमारा मतदाता दे रहा है, वो स्पष्ट बहुमत देगा। तो तमाम हुँ, इस चुनाव परिणाम से और पूरी दुनिया की निगाहें कि हमारे देश के चुनाव पर क्योंकि जो ये चुनाव है,
ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बल्कि दुनिया में लोकतंत्र की जननी भारत की धरती पर चुनाव होने जा रहे हैं, तो दुनिया की नज़र इस पर है। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक होंगे, जो लोग ईवीएम ईवीएम का रोना रोते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से कल ही झटके लगे हैं। कल ही हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साफ कहा है कि हम धारणाओं के आधार पर नहीं कर सकते हैं। आपके मन बिल्कुल, में अगर कुछ धारणा है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हमने बार-बार इस पर फैसला दिया है। तो मुझे लगता है कि जो लोग भ्रम फैलाते हैं या अपनी कमियों को छुपाने के लिए ईवीएम पर निशाना साधते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि अनेक बार उन्होंने ईवीएम के ज़रिए ही चुनाव जीता है, तो मशीन पर ठीकरा मत फोड़िए, अपनी कमियों को दूर कीजिए और मतदाता का विश्वास जीतिए, आप भी विजयी हो सकते हैं। तो अगर हम बिल्कुल। देखें चुनावी सत्र में जिस तरीके से और ख़ास तौर पर अभी हमने देखा कि बड़ी एक रोचक मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जी, कि जब ये बात कल सामने जब ये बात शुक्रवार को सामने आ गई थी कि अ, अब जो चुनाव आयोग है, उसको 2 चुनाव आयुक्त और मिल चुके हैं और अब बिल्कुल। चुनाव की घोषणा 24 घंटे में हो जाएगी। तो तमाम जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने विज्ञापनों की होड़ लगा दी। मैं आपको बता दूँ कि शनिवार का जब समाचार पत्र में देख रहा था, तो उसमें समाचार कम और राज्य सरकारों के विज्ञापन बहुत भरे पड़े थे। और रोचक बात ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो विज्ञापन होते हैं, उसमें होता है कि सरकार के 1 साल के कार्यकाल की हमारी ये उपलब्धियाँ हुँ, रहीं, सरकार के 1 महीने के कार्यकाल की हमारी ये उपलब्धियाँ रहीं, सरकार के 6 महीने के कार्यकाल की ये उपलब्धियाँ रहीं, सरकार के 100 दिन के का कार्यकाल की ये उपलब्धियाँ रहीं। अब आप देखिए मध्य प्रदेश बिल्कुल। सरकार का जो विज्ञापन था, उसमें हँसी इसलिए आई मुझे क्योंकि अब वो आचार संहिता लगने से पहले ही वो विज्ञापन दे सकते थे, उसके बाद तो वो विज्ञापन दे नहीं सकते थे। तो उन्होंने हुँ, लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार के 90 दिन के कार्यकाल के तो 90 दिन का जो कार्यकाल था, उस पर भी उन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से आचार संहिता से पहले राज्य सरकारों में अपनी उपलब्धियाँ बताने की जो होड़ थी और इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी जो विज्ञापन हैं, उसमें तमाम वादे हैं। अभी मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने सभी समाचार पत्रों के फ्रंट पेज पे विज्ञापन दिया कि उन्होंने जो न्याय की गारंटी, पहली नौकरी की पक्की गारंटी और तमाम हुँ, तरह के वादे किए हैं उन्होंने। तो विज्ञापनबाजी भी शुरू हो चुकी है, मतदाता को तमाम तरह से लुभाया जाएगा। सोशल मीडिया पर अब आप देखिए कि अब आपको जो रील्स हैं, वो नेताओं की ज़्यादा दिखेंगी। जो हुँ, किसी ने वादे पूरे कर दिए हैं, तो उसके संबंधित वीडियो दिखेंगे। कोई नए वादे क्या किए हैं, उससे संबंधित वीडियो दिखेंगे। तो अब 2 महीना जो मतदाता है, वो भी उसको भी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनावी चर्चा में उलझाए बिल्कुल, रखेंगी। चौक-चौपालों पे बिल्कुल, चर्चा पहले से चल रही है। अब पूरा देश चुनावमय हो गया और जैसा हमने पहले शुरुआती अपनी टिप्पणी में कहा कि ये जो लोकतंत्र का जो महापर्व है, इसमें हर कोई आनंद लेता है और मतदाता तो बहुत लेता ही लेता है आनंद क्योंकि इस समय वो राजा होता है और जो बिल्कुल, राजा थे अब तक वो उसके पास आग्रह करने आते हैं कि एक मौका और दीजिए। तो देखना होगा कि बिल्कुल, जो मतदाता है, उसने तो अब निर्णय देना है, उसको कैसे-कैसे प्रभावित किया जाता है, ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन बिल्कुल, ये बात बिल्कुल। देखिए कि जो हमारे मतदाताओं का आंकड़ा है, वो दुनिया उसको देखेगी जब वो आंकड़े को कि 90 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं और हुँ, जब ये मतदाता मतदान करेगा, तो निश्चित ही दुनिया में भी लोकतंत्र मजबूत होगा और दुनिया को एक लोकतंत्र के क्या फ़ायदे होते हैं, ये भी एक हुँ। प्रेरणा मिलेगी। सर, यहाँ पे हम लोग सीएए पर चर्चा करें उससे पहले एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो कि जो कहते हैं ना कि चुनावी समर की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में जो चुनाव से पहले जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा थी, इंडिया गठबंधन। जी, वर्तमान में देखें तो इंडिया गठबंधन की पोज़ीशन क्या है? यानी कि इंडिया गठबंधन अभी क्या स्थिति है? क्या जी। किसी तीसरे मोर्चे का अभी भी संभावना बन पा रहा है? देखिए आचार संहिता के बाद हो सकता है कि आचार संहिता तो अब लगी गई है ख़ैर, लेकिन अब मुझे हुँ, लगता है कि एक आध दिन में शायद कुछ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हों, जिसकी बात वहाँ नहीं बन रही है, तो हो सकता है वो तीसरे मोर्चे के रूप में भी आ जाए इंडिया गठबंधन से बाहर। हुँ, और इंडिया गठबंधन का अब आप देखिए कि बंगाल में उनका समझौता नहीं हुआ है और जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने तो ख़ैर पहले ही अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। अब वामपंथी दल भी धीरे-धीरे करके अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, चाहे पहले केरल में किया हुँ, उन्होंने, त्रिपुरा में किया और अब बंगाल में भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अगर इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद उसमें आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर वहाँ पर है और हुँ, शिवसेना यूबीटी है, एनसीपी शरद चंद्र पवार है, तो ऐसे कुछ छोटे-मोटे क्षेत्रीय दल उनके साथ ज़रूर हैं। समाजवादी नमो पार्टी है।
हाँ, समाजवादी पार्टी भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सीट दे दी है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत कमज़ोर है। देखना होगा कि क्या कांग्रेस को इस बार कोई फ़ायदा होता है समाजवादी पार्टी के सहयोग से? आरजेडी आप चूँकि बिहार में बिल्कुल। ही हैं, तो आपने देखा कि किस तरीके से आरजेडी ने दबाव बना दिया, 30 सीटें वो खुद के लिए हुँ, रखना चाह रही है। तो वहाँ पर कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं? तो ये एक अगर बिल्कुल। हम देखें तो कांग्रेस उस इंडिया गठबंधन में तो है, लेकिन जिस तरीके से सहयोगी दलों ने उस पर दबाव बनाया हुआ है, उसके नाते वो एक वहाँ पर एक छोटा कह सकते हैं कि उसका सहयोगी बनकर रह गई है इंडिया गठबंधन में। ब जो और हुँ, अन्य क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, वो बॉस की तरह नज़र आ रही हैं, तो वहाँ पर अभी भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो ये देश देख रहा है, जब शुरुआत में जो 2-3 तस्वीरें आई थी एकजुटता की, हुँ, उसने कुछ और संदेश दिया था, लेकिन उसके बाद जो नीतीश कुमार ने जो कि इस पूरी प्रक्रिया में जिसके तरह कह सकते हैं कि इस गठबंधन को बनाने के लिए सूत्रधार थे, जब वही निकल गए, उसके बाद से बिखराव ऐसा शुरू हुआ है हुँ, कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें अब अंत तक जो भी दल बचेंगे, शायद हुँ। ये इसलिए इकट्ठे हैं कि एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को बचा रहा है और उनको ऐसा लगता है कि हम अगर एकजुट रहेंगे तो शायद बचे रहेंगे। अलग-अलग जाने पर हमें पकड़े जाने का डर है, गिरफ्तारी का डर है। बिल्कुल। अब सर हम सीएए की तरफ आते हैं ऐसे ब क्योंकि संसद ने इसे पास कर दिया था, ये तो तय था कि ये लागू होगा। एक एक जी, बात ये भी कही जा रही है कि भाजपा ने इसको चुनाव से पहले इसलिए लागू किया ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके। एक बात ये भी क जी, कही जा रही है कि जिस तरीके से पहले सीएए का विरोध विपक्ष ने किया था, इस बार उतना विरोध विपक्ष नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाजपा को ध्रुवीकरण करने में मदद मिल जाएगा। तो पूरा का जी। पूरा जो प्रकरण है सीएए को लेकर जो वर्तमान स्थिति है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सीए तो जब बीजेपी की दोबारा सरकार बनी तो उन्होंने आते के साथ ही अपना वादा पूरा कर दिया था। हुँ, लेकिन हमने देखा कि बात हो रही है टाइमिंग की आपने क्यों अब उसके लिए नियम बनाए। लेकिन हमको ये भी हुँ, ध्यान रखना चाहिए कि जब से ये कानून पारित हुआ था तब से गृह मंत्री अमित शाह बार-बार जब भी उनको मौका मिला उन्होंने यही कहा हुँ, कि ये संसद द्वारा पारित कानून है और ये लागू होकर रहेगा। आपने देखा कि सीए आया उसके बाद थोड़े दिन बाद कोविड का समय आ गया और उस कोविड हुँ। के काल में लगभग 2 साल सब कुछ ठप रहा। बस किसी प्रायोरिटी तरीके से बदल गई। जी, बिस किस एक तरह से कह सकते हैं कि सब जीवन निर्वाह कर रहे थे किसी तरीके से। पहली हुँ, जो प्राथमिकता थी, चाहे सरकार की, चाहे लोगों की, चाहे प्रशासन की, यही था कि इस महामारी से जूझा जाए। तो जब 2 साल बिल्कुल। सब कुछ एक तरह से ठप रहा, उसके बाद हुँ, धीरे-धीरे सब चीज़ें पटरी पर आना शुरू हुईं। तो जब पटरी पर आना शुरू हुई, तब भी प्राथमिकता सरकार की ये नहीं हो सकती थी कि पहले आप सीए के नियम बना दीजिए। पहली प्राथमिकता ये थी कि जो पहले जो महत्वपूर्ण काम है, पहले उनको थोड़ा-सा अर्थव्यवस्था जो थी उसको बिल्कुल। पहले आप पटरी पर लाइए। अर्थव्यवस्था क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से हमारी जो विकास दर है वो माइनस में चली गई थी, उसको हमने वी शेप रिकवरी के ज़रिए किस तरीके से ऊपर लेकर आए। पूरी दुनिया में हमने देखा कि अर्थव्यवस्था जो है रसातल में जा रही थी, मंदी की गिरफ्त में थी दुनिया, वैश्विक चुनौतियाँ नई-नई खड़ी हुई, लेकिन सरकार ने हुँ, किस तरीके से न सिर्फ महँगाई को नियंत्रण में रखा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया। तो सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि हम आर्थिक मोर्चे पर पहले मजबूत हों, उसके बाद हुँ, धीरे-धीरे सरकार ने अन्य जो चीज़ें हैं, उसको उस पर ध्यान देना शुरू किया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शायद अगर कोविड नहीं आया होता, तो शायद ये नियम भी पहले आ गए होते और ये कोई देखिए समय अब आप ये कह रहे हैं कि आप चुनाव से पहले लेकर आए, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो देश है, वो तो चुनाव का ही देश है। हो सकता था कि ये जो बिल्कुल। नियम है, ये 3 महीने पहले आ गए होते, तब विपक्ष कहता कि तब ये तो आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कहीं और चुनाव हो रहे थे, तेलंगाना। उसको चुनाव में ध्यान में रखते लेके आए हैं। तो उससे पहले अगर आ गया होता, तो वो और कहीं राज्य में चुनाव हो रहे थे, उसको ध्यान में रखते ले तो हमारे देश में चुनाव होते रहते हैं। चुनाव से जोड़कर किसी मुद्दे को चुनाव से जोड़ देना, ये हमेशा राजनीतिक दलों का काम रहा है कि उसके बिल्कुल। ज़रिए कोई लाभ उठाना चाहता है, किसी को हानि होती है। तो लेकिन हमको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब से कानून पारित हुआ था गृह मंत्री अमित शाह बार-बार कह रहे थे, ये संसद द्वारा पारित कानून है, ये लागू होकर रहेगा, हुँ, कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। बिल्कुल। तो ये था आज का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। अगले सप्ताह आपसे फिर स्टूडियो से मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।